संस्कृत अनुवाद सीखने के शिक्षा पिपासुओं, मैं संस्कृत अनुवाद के आज चौथे अभ्यास पर आ चुका हूँ। मैं इसके पहले दो अभ्यास एक और अभ्यास दो लट लकार से संबंधित वाक्य का कराया हूँ और भाग 3 का यानी अभ्यास 3 का लंग लकार से संबंधित अभ्यास कराया हूँ और आज आप सबके समक्ष अभ्यास 4 लिरिट लकार के प्रयोग वाले वाक्यों के अनुवाद को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए पूर्व की भांति या उससे बेहतर ढंग से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। खास तौर पर YouTube में मैं नया हूँ। वीडियो के समक्ष कैसे एनिमेशन और बहुत उसका मिक्सिंग करना है इससे काफ़ी ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। फिर भी पढ़ाने का 25 वर्षों का अनुभव है। मैं उसके आधार पर आपको भरपूर कोशिश करके कि आप अपने बदौलत, अपनी क्षमता के बदौलत आप अपनी संस्कृत भाषा को मजबूत बना सकें और संस्कृत के प्रश्नोत्तरों को समझ सकें, तमाम संस्कृत के प्रश्नों को दे सकें और परीक्षाओं को सफल कर सकें। भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और संस्कृत भाषाओं की जननी है। संस्कृत जो है भाषाओं की जननी है, तो स्वाभाविक है कि संस्कृत जब आपका आसान हो जाएगा तो आपको विश्व की सारी भाषाएं आपके लिए आसान हो जाएगी। बेशक सभी भाषाएं आसान हो जाएंगी। खास तौर पर संस्कृत से बहुत गहरा संबंध रखने वाली हिंदी भाषा है, वो भी आपके लिए सुगम हो जाएगी। अंग्रेजी भी सुगम हो जाएगा। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है कि संस्कृत को विस्तृत से आप जान लें और वो सुगम न हो जाए। चूँकि ये कहने की बात नहीं, वास्तविक बात है कि इस धरती की सबसे पहली भाषा, सबसे पुरानी भाषा और सबसे समृद्ध भाषा है संस्कृत। तो आइए हम प्रस्तुत हैं अभ्यास 4 में लिरिट लकार की क्रियाओं वाले वाक्यों के अभ्यास के लिए। यानी लिरिट लकार का प्रयोग हम लोग जानते हैं कि भविष्यत काल के लिए किया जाता है। लिरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए ही होता है। तो सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि किसी वाक्य को पढ़कर हम किस प्रकार से यह पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है भविष्यत काल की क्रिया वाला वाक्य है या फिर क्रिया की कैसी विधि का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो उसको समझने के लिए भूतकाल यानी लंग लकार के प्रयोग वाले में भी मैं इसी तरह से पहचान बताया था। फिर यहाँ पहचान बताया हूँ आपको। क्रिया का कथन पहचान है। यहाँ पर जो है क्रिया के कथन विधि का पहचान है। क्रिया के कथन विधि का पहचान सह लकार प्रयोग, लकार प्रयोग। चूँकि यहाँ के बाद वीडियो में नहीं दिखेगा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ त्रुटिपूर्वक चिन्ह दे करके मैं लिख दिया हूँ, इसलिए कि हो सकता है इसके बाद नहीं आए वीडियो में। आइए, तो यह है क्रिया के कथन विधि का पहचान। स्व मतलब साथ लकार प्रयोग, यानी क्रिया के कथन विधि का पहचान इसमें बताया गया है करना, और साथ साथ किस लकार का प्रयोग होगा यह भी बताया गया है। तो आइए, लिरिट लकार भविष्यत काल के बारे में बताया गया। जिस हिंदी क्रिया के अंत में गा गे गी आदि लगा हो उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। उसे
भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। है ना, उसे भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं तथा उसके लिए लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या हो, गा गे गी हो, और क्रिया का मतलब मुख्य क्रिया से है, यानी हिंदी वाक्य की जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में हमको देखना है कि गा गे या गी में से कोई आया है कि नहीं। तो आइए ध्यान देते हैं। पढ़ेंगे में गे देख रहे हैं, यहाँ भी गे देख रहे हैं, यहाँ भी गे है, यहाँ भी गे है, यहाँ गा है, यहाँ पर गे है, यहाँ पर गी है, यहाँ पर गे है। देखिए, तुम कब आओगे, इसमें गे है। फिर मैं आज जाऊंगा में गा है, यहाँ अंत में, यहाँ गे है। फिर हम दोनों वहाँ बैठेंगे, यहाँ गे है। तुम लोग यहाँ ठहरोगे, यहाँ गे है। हम सब जगह जाएंगे, यहाँ भी गे है। तो कहीं गा आया, कहीं गे आया, कहीं गी आया। तो गा गे गी में से ही इन क्रियाओं के अंत में आ रहा है। तो निश्चित रूप से ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं और इन सभी क्रियाओं के लिए हम लिरिट लकार का ही प्रयोग करेंगे। और लिरिट लकार का जब प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम धातु रूप कैसे बनाएंगे, तो तिंग प्रत्यय, उसके लिए जो सभी लकारों में तिंग प्रत्यय होता है, जैसे कल लंग लकार का भी मैं पिछले अभ्यास में बताया हूँ। तो अताम आने वाला, वैसे ही यहाँ इष्यति, इष्यत, इष्यंति में बताया हूँ। देखिए, संस्कृत व्याकरणों में या संस्कृत सहचर में आपको हर जगह मिलेगा स्यति, स्यत, स्यंति। लेकिन स्यति, स्यत, स्यंति, स्यसि, स्यथा, स्यथ, श्यामी, श्यावा, श्यामा को लेकर अगर चलते हैं तो आप हमेशा भ्रमित रहेंगे कि भाई स्यति, स्यत, स्यंति दिया है और रूप बन रहा है तो पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यंति हो रहा है, कैसे हो जाएगा। तो दरअसल में धातु है पठ, और जब ये ठ व्यंजन में कि कोई स्वर जुड़ता है, किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ता है, पिछले भी अभ्यास के वीडियो में मैं बताया हूँ कि किसी भी मौलिक व्यंजन में जब भी कोई स्वर जुड़ता है तो स्वर के जुड़ते ही हल समाप्त हो जाता है। और दूसरा परिवर्तन यह होता है कि उस स्वर की मात्रा उसके साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जब हर्ष ई जुड़ेगा, जैसे कि हर्षी देख रहे हैं, तो हर्षी की मात्रा जुड़ गई ठ में, हल समाप्त हो गया और हर्षी की मात्रा जुड़ गई। और फिर ये जो स्यति दिख रहा है, फिर स्यति का स्यति है। यानी जब ई के साथ स्यति, स्यत, स्यंति रहेगा तभी जाकर के आपका धातु रूप, कोई भी धातु रूप बन पाएगा। तो फिर एक अलग से क्या समझना है, इसलिए उसी में मैं मिला दिया हूँ। हालांकि तीन प्रत्यय में जो है वो लंग लकार में देखते हैं कि अत ताम अन लिख देता है, तो कहीं पर आप अ स्वर को लाते हैं तो सीधे तो ताम न लिखिए। तो जब कहीं कहीं हम अ आदि का प्रयोग कर लेते हैं स्वरों का उस तिंग प्रत्यय में, तो फिर यहाँ ई का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ऐसे सुविधा भी है। तो आइए, इष्यति, इष्यता, इष्यंति को बिल्कुल पठ में जोड़ दिया गया था, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यंति बना। वैसे ही इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, एक मिनट गलत हो गया यहाँ, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत होगा। इष्यत, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत। तो इष्यसि, इष्यथा, इष्यत है यहाँ, तो पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत हो गया। इष्यामी, इष्यावा, इष्यामा है तो पठ में जुड़ा, इष्यामी, इष्यावा, इष्यामा तो बन गया पठिष्यामी, पठिष्यावा, पठिष्यामा। तो ये हो गया धातु रूप बनाने का। अब जब अनुवाद बनाना है, तो वर्तमान काल और भूतकाल की क्रियाओं की तरह, पिछले अभ्यास की तरह ही कर्ता जिस पुरुष एवं वचन में होगा, ठीक उसी पुरुष एवं वचन में हम सबको क्रियापद लिखना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि तीनों पुरुषों में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों ही पुरुषों में क्रियापद लिखा हुआ है, तीनों ही वचनों में। प्रथम पंक्ति बोलते हैं वो प्रथम पुरुष, द्वितीय पंक्ति बोलते हैं मध्यम पुरुष और तृतीय पंक्ति उत्तम पुरुष होता है। तो फिर ऐसे में पुरुष वचन पहचान के लिए
बार बार बताया जा चुका है कि वक्ता या लेखक यानी भाषा के दोनों रूपों के आधार पर, लिखित और मौखिक भाषा के आधार पर, लेखक और वक्ता ये दोनों ही उत्तम पुरुष होते हैं। फिर दोनों भाषा रूपों के आधार पर श्रोता और पाठक मध्यम पुरुष होते हैं, यानी लेखक और वक्ता मैं से संबंधित होते हैं और श्रोता या पाठक तुम से संबंधित होते हैं। और वक्ता श्रोता के अलावे जो कोई भी होते हैं वह से संबंधित होते हैं। और मौलिक रूप से वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष होता है। अब यही जो है वचन के आधार पर यानी संख्याओं के आधार पर, वह जब दो की संख्या में होता है तो वे दोनों, दो से अधिक की संख्या में होता है तो वे या वे लोग या वे सब हो जाता है। तुम जब दो की संख्या में होगा तो तुम दोनों, तुम जब बहुत की संख्या में होगा, दो से अधिक की संख्या में होगा तो बहुवचन, तुम लोग या तुम सब हो जाएगा। वैसे ही मैं जब दो की संख्या में जाएगा तो हम दोनों, दो से अधिक की संख्या में जाएगा तो हम या हम लोग या हम सब हो जाएगा। और इसका संस्कृत बताया जा चुका है, स्व तौते, इसको भी नोट कर लें। स्व तौते ये है प्रथम पुरुष, ये है मध्यम पुरुष, ये है उत्तम पुरुष, ये है त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये तो अन्य पुरुष हैं ही, सभी संज्ञा भी अन्य पुरुष होते हैं, यानी छात्र, बालक, छात्रा, बालिका, सीता, गीता, राम, श्याम, ये सब जो है प्रथम पुरुष में ही आते हैं। फिर यहाँ तौ हो गया तो द्विवचन में संज्ञा छात्र हो गया, है ना। जो भी संज्ञा होते हैं वे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष ही होते हैं। बहुवचन में हो गया ते, संज्ञा हो गया छात्र का रूप छात्रा, यानी छात्रा, छात्र, छात्रा। तो छात्र संज्ञा है तो ये भी जो है प्रथम पुरुष ही है या अन्य पुरुष ही है। और अहम ममाम वयम, इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अहम ममाम वयम, यही है कर्ता का पुरुष वचन पहचान, यही है कर्ता का पुरुष और वचन पहचान। अब आप ध्यान देंगे, स्वः, त्वम, अहम, इसका अर्थ हो गया वह, तुम, मैं। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम लोग, या तुम सब। फिर हो गया, इसका एक कड़ी छूट गया, अरे तो हम फिर कहाँ से लिखा गया, यहाँ लिखाएगा तो हम तो यहाँ लिख ही चुके हैं। ये वचनवार लिख रहे हैं, नंबर वाइज, यानी वचनवार लिख रहे हैं।
ये सब एक वचन का था, सब द्विवचन का है, बहुवचन वाला सब नीचे लिख रहा हूँ। तो यहाँ तौ हो जाएगा, तो तौ का यहाँ हो जाएगा वे दोनों। लिंग वार इसको करना चाहिए था। एक मिनट रुक जाइए, समय किल हो रहा है। चलिए मैं लिंग वार बताता हूँ। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंगवार पुरुष वचन जानेंगे कर्ता का और बेहतर रहेगा, कभी दिमाग से नहीं निकलेगा। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग कंबाइंड, पुल्लिंग प्लस स्त्रीलिंग कॉमन हो जाएगा कौन? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। यहाँ दो जगहों पर रहेगा। अब इधर हो जाएगा ऊपर वचन, यहाँ हो गया। मान के चलिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 पार्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। तो सह, सा, तत्, त्वम, अहम। अब हो जाएगा वह, ये भी वह, यह भी वह। ये पुल्लिंग का वह, स्त्रीलिंग का वह, नपुंसकलिंग का वह। यहाँ हो गया तुम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए तुम। यहाँ हो गया मैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए मैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए तुम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए मैं। और अलग अलग लिंगों में वह, वे दोनों और वे या वे सब का होगा। देखते रहें। फिर तौ, यहाँ हो गया ते, यहाँ हो गया ते, फिर युवाम, यहाँ मैं युवाम ऐसे भी लिख सकता हूँ, हालांकि नहीं लिखना चाहिए। जब मान्य है, संस्कृत में अनुस्वार से भी मोह होता है, तो लिखा जा सकता है। तो आइए, वे दोनों वे दोनों, तो ये भी वे दोनों और ये भी वे दोनों। यहाँ हो जाएगा तुम दोनों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। यहाँ हो जाएगा हम दोनों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए। ते, ताह, तानी। यूयम, तो हो जाएगा वयम। वे सब या वे लोग। स्त्रीलिंग में सिर्फ प्रयोग होगा वे या वे सब का, वे लोग का नहीं। फिर नपुंसकलिंग में वे या वे सब, इसमें भी होगा वे लोग नहीं। यूयम मतलब तुम लोग या तुम सब, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए। तुम लोग या तुम सब। फिर वयम मीन्स हम
हम लोग या हम सब। या बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, या लिखा भी जाना चाहिए, जगह का भी अभाव है, उसी के लिए थोड़ी कठिनाई हो जाएगी, तो बेहतर है या ना लिख करके कोमा भी दिया जा सकता है। या ये अब प्रत्येक लिंगवार मैं खंड बना दिया, एक वर्ग बना दिया, एक स्तंभ बना दिया, एक सारणी बना दिया। ये सारणीबद्ध हो गया। देखते हैं कि सर्वनामों में खास करके वह, वे दोनों, वे या वे लोग या वे सब का प्रयोग होता है। फिर तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब का प्रयोग होता है। फिर हम, मैं, हम दोनों, हम या हम लोग या हम सब का प्रयोग होता है सर्वनामों में। और संज्ञा की तो कोई सीमा ही नहीं है, संज्ञा तो असीमित है। तो जो भी संज्ञा है वो प्रथम पुरुष ही है। एक की संख्या में है तो एक वचन, दो की संख्या में है तो द्विवचन, और दो से अधिक जितनी की भी संख्या में है बहुवचन होते हैं। इस आधार पर हम कर्ता का पुरुष वचन पहचान लेते हैं, और कर्ता जिस पुरुष वचन में है ठीक उसी पुरुष वचन में क्रियापद लिखते हैं। और वर्तमान भविष्यत काल की क्रिया है तो तिंग प्रत्यय इष्यति इष्यता का प्रयोग करते हुए पर धातु में लगाते हैं तो ऐसा रूप बनता है। उसी तरह से गम धातु का बनेगा, गमिष्यता गमिष्यता गमिष्यन्ति, मूल धातु पर लिट लगा कर रूप चलता है, इतना ध्यान रखेंगे। द्रक्ष्यति द्रक्ष्यता द्रक्षन्ति, दृष्ट धातु का, पक्ष धातु का पक्षति पक्षता पक्षन्ति, ऐसे करके रूप चलता है। और उसी आधार पर तो आप इसको नोट कर लें और बार बार इसी के आधार पर समझे। पुरुष और वचन पहचान करने के लिए कर्ता का यहीं दिया हुआ है, यहीं एक स्तंभ है, इससे आप पहचानेंगे। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं यहाँ दे दिया गया। और सभी संज्ञा चूंकि प्रथम पुरुष में ही होते हैं तो यहाँ पर छात्र की संज्ञा है उसको दर्शा दिया गया। स्त्रीलिंग का भी संज्ञा होगा तो वहीं होगा, पुल्लिंग का होगा तो वहीं होगा, नपुंसकलिंग का होगा तो वहीं होगा, या संज्ञा किसी भी प्रकार का होगा तो वहीं होगा। यानी जातिवाचक हो, व्यक्तिवाचक हो, स्थानवाचक हो, कोई भी संज्ञा है जो है वो मतलब भाववाचक हो, कोई भी संज्ञा है तो उसको प्रथम पुरुष में ही रहना है हमेशा। तो प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है, ये भी जान लें। तो यह है कर्ता का पुरुष एवं वचन पहचान। मैं इसको भी लिख ही देता हूँ, कर्ता का पुरुष एवं वचन पहचान नोट कर लें आप लोग। अब इसको मिटाया जाएगा और अनुवाद को समझाकर बताया जाएगा। आप देख रहे हैं छात्र संस्कृत पढ़ेंगे। इस वाक्य में, इस हिंदी वाक्य में सबसे पहले जैसे कि पूर्व नियमों में बताया गया है, पहले के अभ्यास में बता दिया गया है, मैं एक ही और दो वाक्य में इसमें बताऊंगा, आगे मैं उस आधार पर बताते चला जाऊंगा। सर्वप्रथम कर्ता का संस्कृत लिखना होता है। ये जरूरी नहीं है कि हम सर्वप्रथम कर्ता का ही लिखेंगे, लेकिन प्रायः वाक्यों में सबसे पहले कर्ता पद आ ही जाते हैं प्रायः। यह आवश्यक नहीं कि कर्ता ही आएंगे सबसे पहले, लेकिन हिंदी वाक्यों का यह प्रचलन है कि सबसे पहले कर्ता होता है, इसलिए हिंदी वाक्य में तो आएगा ही। लेकिन जब संस्कृत का वाक्य होगा और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद जब हम कर रहे होंगे उस समय जरूरी नहीं होगा कि कर्ता पहले पद के रूप में ही आए। तो खैर सभी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों में कर्ता पद सबसे पहले होते हैं और कर्ता पद यहाँ पर है। छात्र संस्कृत पढ़ेंगे और अनुमान से हमको नहीं समझना है कर्ता कौन है, तो जो क्रिया को करे वह कर्ता है। क्रिया का जो संपादक होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो पढ़ना क्रिया को कौन कर रहा है, तो छात्र कर रहा है, इसलिए छात्र करता है। छात्र करता है तो उसका संस्कृत, कर्ता कारक का संस्कृत हमेशा निश्चित रूप से प्रथमा विभक्ति में ही लिखना है, चाहे उसके आगे को या कोई और चिन्ह क्यों ना आ जाए। किसी भी कारक का कोई दूसरा प्रसर्ग आ जाए तब भी कर्ता का संस्कृत प्रथमा विभक्ति में ही लिखना है कर्तृवाचक के वाक्यों में, और ये सब कर्तृवाचक के ही वाक्य हैं। तो फिर छात्र कर्ता कारक है तो इस आधार पर इसका संस्कृत हो जाएगा प्रथमा विभक्ति में। और छात्र संस्कृत पढ़ेंगे है, पढ़ेगा नहीं है। अगर पढ़ेगा होता तो स्पष्ट होता कि छात्र एक है, पढ़ेंगे से स्पष्ट हो रहा है कि छात्र दो भी नहीं है, दो से अधिक हैं। अगर सिर्फ दो की बात होती तो दो आता। एक बात जान लीजिए, द्विवचन के लिए निश्चित रूप से दो का आना जरूरी होता है, एक वचन के लिए एक आना जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ द्विवचन ऐसा वचन है जिसके लिए दो का आना जरूरी हो जाता है, और दो नहीं आया तो द्विवचन है ही नहीं। पढ़ेगा नहीं है तो एक वचन है ही नहीं। एक वचन में पढ़ेगा का बोध होता, और दो छात्र नहीं है, छात्र के साथ दो नहीं जुड़ा हुआ था, द्विवचन नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से बहुवचन है। क्योंकि द्विवचन के ही क्रिया में पढ़ेंगे ही होगा। दो छात्र संस्कृत पढ़ेंगे, अगर दो छात्र भी होता तो क्या होता, पढ़ेंगे ही होता। तो आइए, छात्र बहुवचन हो गया और करता है तो
प्रथमा विभक्ति में ही लिखना है निश्चित रूप से, सभी कर्ताकारों को प्रथमा विभक्ति में लिखना है। और छात्र का रूप राम या बालक या देव पर ही चलता है, तो बालको बालको बालिका की तरह छात्र छात्रौ छात्रा हो गया, तो एक वचन में छात्र हो गया, बहुवचन में छात्रा हो गया, छात्र छात्रौ छात्रा, जैसे बालक बालकौ बालिका, वैसे ही हो गया छात्रा। कर्ता का संस्कृत प्रथमा विभक्ति में लिख दिए, बहुवचन था तो बहुवचन में लिख दिए। वचन को पहचान करके ही लिखना है कभी। संस्कृत फिर कर्म है, पिछले अध्याय में बताया गया कर्म कारक होने से द्वितीय विभक्ति में ही लिखना है, लेकिन फिर वचन को पहचान करके। अब संस्कृत से कितने संस्कृत का बोध हो रहा है? सिर्फ एक, तो एक वचन है तो द्वितीय के एक वचन में लिखेंगे। द्वितीय के एक वचन में बालक शब्द का रूप बालकम होता है, राम का रामम होता है, यानी बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान। तो द्वितीय के एक वचन में आप देख रहे हैं कि बालकम आ रहा है। वैसे ही रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, तो रामम आया द्वितीय के भी एक वचन, यानी रामम बालकम आ रहा है, वैसे ही हो जाएगा संस्कृतम। संस्कृतम हो गया। आगे व्यंजन वर्ण से शुरू होने वाला पद आना है, इसलिए अनुस्वार देंगे और लिरिट लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर धातु का रूप ऑलरेडी दिया हुआ है। कर्ता किस पुरुष किस वचन में है देखेंगे। छात्र यानी संज्ञा है, तो सभी संज्ञा प्रथम पुरुष ही होते हैं। कर्ता के स्थान पर दो ही पद आते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। यहाँ संज्ञा पद है और सभी संज्ञा प्रथम पुरुष होते हैं, तो प्रथम पुरुष है। और ये चूंकि छात्र बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखिए यहाँ प्रथम पुरुष में है पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, लेकिन पठिष्यन्ति ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष के यानी प्रथम लाइन प्रथम पुरुष है, द्वितीय लाइन मध्यम पुरुष है, तृतीय लाइन उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष के प्रथम एक वचन, दूसरे स्तंभ में द्विवचन और तीसरे स्तंभ में बहुवचन के पद हैं। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में पठिष्यन्ति है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, तो पठिष्यन्ति हो गया। यहाँ अनुवाद हमारा सही हुआ। कर्ता जिस पुरुष वचन में था ठीक उसी पुरुष वचन में क्रिया को लिख दिया गया सही और उचित लकार में। इसी तरह से वे यहाँ करता है, सर्वनाम करता है, वहाँ संज्ञा करता था। और वे का संस्कृत आप लोगों ने यहाँ से लिखा है, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों का अलग अलग। वे दूध पियेंगे से स्पष्ट है कि वे पुलिंग है। पुलिंग में वे का संस्कृत ते होता है, स्वतौ ते हो गया। और चूंकि कर्ता कारक है तो ते जो हुआ प्रथमा व्यक्ति का ही वो रूप होता है। तुम दोनों तुम लोग, मैं हम दोनों हम लोग, या वह वे दोनों वे लोग। ये सब जो भी सर्वनाम का संस्कृत लिखा हुआ है वो प्रथमा व्यक्ति से ही लिखा गया है। चूंकि संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कर्ता के स्थान पर है तो कर्ता कारक में प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग करना है, इसलिए। अब है तो ये लिखा गया दूध, यहाँ कर्म है। क्या पिएंगे, क्या का उत्तर दे रहा है दूध, यानी दूध कर्म है तो फिर दुग्धम हो जाएगा। जैसे फलम होता है, नपुंसक अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, उसके आधार पर ये दुग्धम हो जाएगा। फल शब्द का रूप चलेगा तो प्रथमा द्वितीय दोनों के एक वचन में फलम ही रहेगा। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो फलम की तरह इसका रूप चला तो दुग्धम हो गया। अब पीना क्रिया का धातु होता है पा। मैं अगले अभ्यास में, अगले वीडियो में, अनुवाद के अगले अभ्यास में मैं कुछ धातु संग्रह भी कराऊंगा। और जो पट धातु पर रूप नहीं चलने वाले हैं उन धातुओं को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप समझे कि पा मतलब पीना होता है, पा मूल धातु है, पा से पी होता है। लेकिन लिरिट लकार पर मूल धातु पर ही रूप चलता है, पा पर रूप चलेगा, क्या हो जाएगा? पास्यति पास्यतः पास्यन्ति। सतौते ते प्रथम पुरुष बहुवचन है करता, इसलिए प्रथम पुरुष बहुवचन में पास्यन्ति क्रिया होगी और पास्यन्ति में दंत फ होगा। देखिए इन धातु रूपों में आप देखेंगे कहीं पर दंत फ होता है, कहीं पर मूर्धन्य फ होता है। इसका कारण है कि सत्व विधान के कारण यह होता है। शब्द रूपों में आप देखेंगे षष्ठी के बहुवचन में कहीं पर दंत न होता है और कहीं पर मूर्धन्य न होता है, यानी बालका नाम और फिर लता नाम। जैसे बालकेशु और लतासु, बालकेशु में मूर्धन्य फ होता है और लतासु में दंत फ होता है। तो ये भिन्नताएं होती है। नत्व विधान और सत्व विधान से के माध्यम से आपको ये भी बता दिया जाएगा भविष्य में। पास्यन्ति
कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन, पुल्लिंग का कर्ता था, सर्वनाम कर्ता, स तो ते पुल्लिंग में होता है तो ते हो गया। और प्रथम पुरुष बहुवचन में स्यति, स्यतः, स्यंती के आधार पर स्यंती जुड़ गया पा में, पाफ्यंती बन गया। चलिए आगे बढ़िए। तुम लोग वहाँ जाओगे, तुम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन है, तुम लोग का संस्कृत युवम होता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो। वहाँ का तत्र हुआ, तत्र जो है अव्यय है, ये हमेशा त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु वचनेषु च सर्वदा एक रूपम तिष्ठति स्व एव अव्ययम कथ्यते। संस्कृत में इसकी यही परिभाषा है कि जो तीनों लिंगों में और सभी वचनों में हमेशा एक समान रहता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। यानी किसी लिंग वचन कारक के कारण जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसे हम अव्यय या अभिकारी कहते हैं। यही फैक्टर है। तो आइए, वहाँ अव्यय था, तत्र है, यहाँ भी, जहाँ भी वहाँ आएगा तत्र ही होगा, जहाँ यहाँ आएगा अत्र होगा, कहाँ आएगा तो कुत्र होगा, सब जगह होगा तो सर्वत्र होगा। चलिए, जाओगे, गम मतलब जाना, गम से गच होता है, लेकिन गम मूल धातु है, गम पर ही रूप चलेगा। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामः। तो यहाँ मध्यम पुरुष बहुवचन में जाना है। मध्यम पुरुष बहुवचन में पठिष्यत है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तिंग प्रत्यय ईष्यत है, तो गम में ईष्यत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, गमिष्यत। जैसे पठिष्यत है, इसे गमिष्यत हो गया। अब ऐसे ही कर्ता जिस पुरुष वचन में हो, क्रिया को उसी पुरुष वचन में लिखते जाना है। पहले हम लोग क्रिया का पहचान कर चुके हैं, भविष्यकाली क्रिया है, लिरिट लकार का ही प्रयोग होगा, यह आश्वस्त होगा यहाँ पर। तो उसके बाद तिग प्रत्यय याद किए, लिख लेंगे, इसको याद करेंगे, फिर अगले कड़ी में पर धातु का रूप याद कर लेंगे। उसी आधार पर जो भी क्रिया है उसके धातुओं का पता करेंगे। मैं धातु संग्रह भी करा दूंगा आपको, और उस धातुओं का रूप खुद से चला करके कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा उसी पुरुष वचन में क्रिया को आप लिखते चले जाएंगे। आपका अनुवाद निश्चित रूप से सही बनते जाएगा। आगे चल करके मैं अगले अभ्यास में जब पांचों लकारों पर एक सामान्य वाक्यों का अभ्यास समाप्त हो जाएगा तो मैं विभक्ति चिन्हों के प्रयोग वाला भी बताऊंगा। मैं कुछ विशेष परिस्थिति के वाक्यों का भी मैं अनुवाद बताऊंगा आसान तरीके से। आप ध्यान से देखेंगे। हम चांद देखेंगे, हम देखिए, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। इसका संस्कृत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में एक ही होता है। हम चांद देखेंगे या देखेंगी, तो हम का वयम हो गया। अहम अवाम वयम यहाँ पर लिख कर बताया गया था। यहाँ पर कर्ता का पुरुष वचन पहचान में अहम अवाम वयम उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। चांद कर्म है, चांद का चंद्र पिछले भी अभ्यास में बताए थे। चंद्र बालक ऐसा शब्द है, द्वितीय के वचन में बालकम होता है, इसे चंद्रम हो गया, कर्म है। तो अब देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन में वयम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया हो जाएगा, दृश्य पर रूप चलेगा। द्रक्षति, द्रक्षता, द्रक्षन्ति करके, तो द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम, ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा, द्रक्ष्याम। अहम अवाम वयम, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्याम। चलिए, एक छात्र पढ़ेगा, एक छात्र है। देखिए, एक शब्द संख्यावाचक शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी तमाम संख्याओं का भी अपना शब्द रूप होता है। संख्यावाचक शब्दों के भी रूप होते हैं, लेकिन बाकी शब्द रूपों में जैसे बालका, बालको, बालका में हम देख रहे हैं कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जहाँ लिखा जाता है, और इधर प्रथमा से लेकर संबोधन तक विभक्तियाँ लिखी जाती हैं। तो विभक्तियों की जगह पर तो विभक्तियाँ होंगी, लेकिन वचनों के जगह पर वचन ना होकर के क्या होगा, सिर्फ लिंग होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन में करके इसके रूप संस्कृत साक्षर में आपको मिलेंगे, संस्कृत व्याकरणों में मिलेंगे। वह इसलिए होता है कि एक शब्द का रूप सिर्फ एक वचन में ही चलेगा, दो शब्द का रूप सिर्फ द्विवचन में ही चलेगा, और 3 से अधिक जितनी भी संख्याएं होगी सिर्फ बहुवचन में ही रूप चलेगा। यानी जितनी भी संख्यावाचक शब्दें हैं उनका किसी न किसी एक खास वचन में ही रूप चलता है। इसलिए उसमें वचन की यहाँ तीनों वचनों की जरूरत नहीं होती। इसलिए उन जगहों पर क्या हो जाता है, तीनों लिंग हो जाते हैं। तो प्रत्येक लिंग में 1 का, 2 का, 3 का भी शब्द रूप मैं समझाकर आपको बता दूंगा। फिर अगले समय में मैं बताऊंगा, जब ये अनुवाद के कुछ अभ्यास हो जाते हैं उसके बाद इसी कड़ी में मैं बताऊंगा वो भी। आइए, तो एक का पुल्लिंग में का हो जाएगा, एक अगर स्त्रीलिंग के लिए रहता तो एका हो जाता,
एक छात्रा होता तो एका छात्रा हो जाता। चलिए एक और छात्रा, चूंकि करता है तो प्रथमा विभक्ति में लिखना है, तो छात्र राम जैसा शब्द है, राम पर चला, छात्र हो गया। पढ़ेगा तो ये संज्ञा है तो प्रथम पुरुष है, एक वचन है, चूंकि एक ऑलरेडी लगा भी है, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में पठिष्यति हो गया। दो छात्र लिखेंगे, दो का पुल्लिंग में द्वौ होगा, स्त्रीलिंग में द्वे होगा, नपुंसकलिंग में द्वे होगा। तो द्वौ छात्रौ, दो छात्र लिखेंगे, द्वौ, दो में नीचे वो लगाएंगे, दो का जो निचला भाग है उसी पर वो बना देना है, और यहाँ फिर औकार, द्वौ, छात्रौ, छात्र, छात्रौ, छात्रा, तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में छात्रौ हो गया। चूंकि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति में लिखना है, लेकिन जिस वचन का है उसी वचन में लिखना है। दो छात्र ऑलरेडी दो लिखा हुआ है तो द्विवचन हो गया, तो द्विवचन में आया तो छात्रौ हो गया। अब कर्ता जो है संज्ञा है तो प्रथम पुरुष है, दो है, दो की संख्या में तो द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन में क्रिया को लिखना है, लिख धातु, पठ पर रूप चलेगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठिष्यता है, यहाँ इष्यता है, तो क्या हो जाएगा, लिखिष्यता हो जाएगा, लिखिष्यता। इसी आधार पर सभी के शब्द का संस्कृत होता है सर्व, सभी का मूल शब्द होता है सर्व, सर्व शब्द का रूप चलता है तत्व शब्द पर, अलग अलग लिंगों में तत्व शब्द पर रूप चलता है सर्व का भी। तो यहाँ हो जाएगा बहुवचन में, सर्व बहुवचन स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा, जैसे साते ता उसी पर चलता है, तो सर्वा हो जाएगा, सर्वा। फिर छात्रा, छात्रे, छात्रा, जैसे लता, लते, लता, लता पर रूप चलेगा छात्रा का, बालिका, बालिके, बालिका, सीता, सीते, सीता, वैसे ही हो जाएगा छात्रा, छात्रे, छात्रा। भोजन कर्म है तो भोजनम, जैसे बालकम वैसा ही शब्द है भोजन, तो भोजनम एक ही वचन में होगा। पकाएंगी, जो गिना नहीं जा सके उसको एक वचन ही कहते हैं, तो भोजन को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ भोजन से एक वचन का ऐसा बोध हो रहा है। पकाएंगी, पकाने वाली कौन है, छात्राएं हैं, छात्राएं बहुवचन है, तो संज्ञा है, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्रिया को लिखेंगे, छात्राएं हैं इसलिए प्रथम पुरुष, और बहुवचन है तो बहुवचन, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में पकाना का लिखना है हमको। पक्ष माने पकाना होता है, पक्ष माने पकाना होता है, और पक्ष से रूप चलता है इसका लिटिल लकार में, तो पक्ष्यति, पक्ष्यता, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथा, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्याव, पक्ष्यामा। उसी आधार पर मैं लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में पक्ष्यन्ति हो जाएगा, पक्ष्यन्ति। तुम कब जाओगे, तुम का त्वम हुआ, कब का कदा हुआ, कब जो है अव्यय शब्द है, हमेशा कदा ही होगा। आओगे क्रियापद है, तुम मध्यम पुरुष एकवचन है, कर्ता के पुरुष वचन पहचान से अब फिर देख लेंगे, समझ लेंगे। मध्यम पुरुष एकवचन में क्रिया लिखेंगे, जो जाना का होता है उसी में आ धातु लगा देने पर, आ उपसर्ग लगा देने पर आने का हो जाता है, कल बताया गया था लंग लकार वाले में। तो जहाँ पर गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति चला है, यहाँ पर जाने वाला में इसमें आगमिष्यति, आगमिष्यता, आगमिष्यन्ति चलेगा, बस उस गम के पहले आ जोड़ देना है, तो हो जाएगा मध्यम पुरुष एकवचन में आगमिष्यसि, इष्यसि जोड़ देंगे, जैसे पठिष्यसि है वैसे आगमिष्यसि, आगमिष्यसि हो गया। मैं आज जाऊंगा, मैं का अहम हो गया, अहम उत्तम पुरुष एकवचन है। आज का अद्य हुआ, आज शब्द जो है अव्यय है, हमेशा एक जैसा होगा। जाऊंगा, जाना का गम धातु हुआ, गम पर चलेगा। अहम, अहम, वयम उत्तम पुरुष एकवचन है अहम, इसलिए गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्याम, तो गमिष्यामि होगा उत्तम पुरुष एकवचन में। आप देख रहे हैं पठिष्यामि ऐसे गमिष्यामि हो गया। आइए, तुम दोनों कल फुटबॉल खेलोगे। युवाम
यहाँ पर पुरुष वचन पहचान में लिखा गया था तमाम चीज़ें, आप समझ जाएंगे। तुम दोनों का जुबान आने वाले कल का कल ही बताए थे, स्व होता है, ये भी अव्यय शब्द है, फिक्स है हमेशा के लिए। फुटबॉल, फुट से अभिप्राय है पैर का, और बॉल का अभिप्राय है गेंद से। गेंद का संस्कृत कंदुक होता है। इस आधार पर फुटबॉल का हो जाएगा पाद कंदुक। पाद मतलब पैर होता है, और एक कर्म है, तो कंदुक शब्द भी अकारांत नपुंसकलिंग है, फल की तरह रूप चलेगा। जैसे फलम होगा प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में फल का, वैसे ही कंदुकम ही होगा। तो फिर पाद कंदुकम, वह पाद कंदुकम। खेलोगे तो क्रीडिष्यथ, इष्यथ आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष द्वितीय वचन में इष्यथा है, तो मध्यम पुरुष द्वितीय वचन में इष्यथा जोड़ दिए, तो क्रीड में इष्यथा जोड़ेंगे तो क्रीडिष्यथा। जैसे पठिष्यथा ऐसे ही हो गया क्रीडिष्यथा। यहाँ पठिष्यथा है। हम दोनों वहाँ बैठेंगे, हम दोनों का आवाम हो गया, वहाँ का तत्र हुआ। आवाम उत्तम पुरुष द्वितीय वचन है। बैठना का अवस्था धातु होता है, और अवस्था मूल धातु होता है, और परिवर्तित होकर तिष्ठ हो जाता है। बैठना का मूल धातु है, यहाँ था पीना। बैठना का मूल धातु होता है अवस्था, अवस्था से तिष्ठ हो जाता है। तिष्ठ का अर्थ होता है बैठना। बैठना या ठहरना दोनों का एक ही होगा, और भाव अर्थ में तो एक ही क्रिया है भी। आइए, इसलिए एक ही होगा। तो अवस्था, अवस्थास्यति, अवस्थास्यत, अवस्थास्यन्ति, अवस्था पर रूप चलेगा। अवस्थास्यसि, अवस्थास्यथ, अवस्थास्यथ, अवस्थास्यामि, अवस्थास्यावः, अवस्थास्यामः, ऐसे करके रूप चलेगा। उत्तम पुरुष द्वितीय वचन में हम देख रहे हैं पठिष्यावः है, तो अवस्थास्यावः हो जाएगा, और इसमें भी दंत होता है, और अवस्थास्यावः। तुम लोग यहाँ ठहरोगे, तुम लोग का संस्कृत युजम होता है, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। यहाँ ठहरोगे, यहाँ का पत्र होगा ठहरना या बैठना दोनों का मैं बता चुका हूँ, अवस्था ही होगा। तुम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन है, युजम भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। संस्कृत मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए पठिष्यथ, पठिष्यथ है, पठिष्यथ, तो क्या हो जाएगा अवस्थास्यथ, अवस्थास्यथ। आइए, हम सब, हम या हम सब या हम लोग का संस्कृत वयम ही होता है, तो वयम हो गया। उत्तम पुरुष बहुवचन है, या हिंदी से समझिए या संस्कृत से समझिए। संस्कृत में चार्ट बनाकर बता दिया गया आपको। सब जगह अभी क्या है, अव्यय है। यहाँ यहाँ अव्यय है, यहाँ वहाँ अव्यय है, कल अव्यय है, आज अव्यय है, कब अव्यय है। ये सब अव्यय पद हैं। रेखांकित शब्द अव्यय पद हैं, बाकी बीच में आने वाले पद कर्म कारक हैं। अब आइए, तो सब जगह का फिक्स संस्कृत होगा। अव्यय है तो क्या हो जाता है, सर्वत्र, सर्वत्र हो गया। जाएंगे, है ना। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है हम सब वयम। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखिए पठिष्याम है, तो गमिष्याम हो जाएगा। इसी के साथ आपका अभ्यास 4 समाप्त हो जाएगा, गमिष्याम। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाने पर उब भी जाते हैं पाठकगण, तो कुछ छोड़ दिया जाए और बहुत संक्षिप्त बनाने का कोशिश किया जाए, तो बाकी बातें फिर रहस्य की रहस्य ही रह जाएगी, और मन में जो संस्कृत के प्रति एक उदासीनता भरी रहती है, एक भय बना रहता है कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, वो भय बना का बना ही रह जाएगा, बरकरार रह जाएगा। इस आधार पर मैंने कोई कसर इसमें छोड़ा ही नहीं है। एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे, बार बार उसको रिवर्स करके देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। कोई इसमें खामी है ही नहीं, कमी अपनी तरफ से नहीं छोड़ा गया है। ऐसे यूट्यूब के क्षेत्र में मैं बिल्कुल नया हूँ। वीडियो में कहाँ कुछ क्या सेटिंग विशेष करना है, कैसे करना है, इसके बारे में विशेष वाकिफ़ हूँ नहीं।
ऐसे तो अनुभव 25-26 वर्षों का है मेरा। तो अपने अनुभव के मुताबिक मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लोगों को हमारे प्रदेश देश के समस्त विद्यार्थीगण इससे लाभान्वित हों। यही भावना है। इसी भावना के साथ जो संस्कृत एक भय का विषय बना हुआ है, जो भाषा की जननी है, सबसे सरल और सबसे सरस है, जो देव भाषा है, देववाणी है, आदि भाषा है और समृद्ध भाषा है। समृद्ध मतलब इस मायने में कि जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति होती है वो उतना समृद्ध माना जाता है। और भाषा की संपत्ति, भाषा की संपदा क्या है? शब्द संपदा। इसमें शब्द संपदा अधिक है। एक कुत्ता का संस्कृत ले लीजिए, एक कुत्ता का संस्कृत सारमिया, श्वाना, कुकुरा, है कि नहीं? फिर पढ़ना क्रिया का अधि भी होता है, धातु, पठ भी होता है। खेलना का दीव भी होता है, क्रीड भी होता है, खेल भी होता है। तो क्रियाओं में भी या क्रियेतर शब्दों में तमाम के एक हिंदी के कई कई संस्कृत होते हैं और एक ही मूल शब्द के साथ उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़ करके समासिक पद करके कई सारे पद बन जाते हैं। और यह आचरण संस्कृत का ही है जो हिंदी में भी पाया जाता है कुछ पहलुओं पर। तो ये संस्कृत की महानता है, खासियत है, इसीलिए सबसे समृद्ध भाषा भी इसे कहते हैं और प्राचीनतम तो है ही। विश्व की 2796 जो भाषाएं हैं उसमें सबसे पुरानी, सबसे पहली है, इसलिए सबसे पुरानी है ना। और देवी देवताओं की भी भाषा मानी जाती रही है, इसलिए तमाम सनातन धर्म के पूजा पाठ भी इसी भाषा के माध्यम से होते हैं। ये बात फिर अलग है। लेकिन सभी भाषाओं को सुलभ जब भाषा की जननी है, इस आधार पर जब इसके व्याकरण को अच्छी तरह से जानेंगे, इसके रूपांतरण को अच्छी तरह से जानेंगे, तो निश्चित रूप से आपका और सारी भाषाओं पर पकड़ अच्छा होगा। और इसी आधार पर इसको जानना जरूरी है। हिंदी तो राष्ट्रभाषा है, इसके आधार पर इसको तो जानना जरूरी है। और हिंदी को सुलभ करने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है, अंग्रेजी को भी सुलभ करने के लिए संस्कृत जानना जरूरी है। इसलिए निश्चिंत होकर के इस वीडियो को देखें। जो कमी लगे, जहाँ नहीं समझ में आए, कमेंट करके पूछें। निश्चित रूप से कमेंट पर तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय संस्कृत।